थार्नडाइक ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब भी पूछा जाएगा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड ली थार्नडाइक ने किया। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? एडवर्ड ली थार्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए। हमने आपको बताया थार्नडाइक ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब भी पूछा जाएगा कि सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड थार्नडाइक महोदय ने किया। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट के एग्जाम के लिए। पहली तो इनकी बुक है एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें थार्नडाइक ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान में ही थार्नडाइक महोदय ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अलावा इनकी दूसरी बुक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। आपके एग्जाम्स के लिए ये दोनों बुक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। ये दोनों किताबें जो कि थार्नडाइक महोदय ने लिखी हैं, यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, इन दोनों बुकों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम जो कि एग्जाम्स में रन करते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। थार्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम, सबसे पहले हम देखते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। यसार सिद्धांत भी कहते हैं। थार्नडाइक के सिद्धांत को यसार सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसके अलावा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थार्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। थार्नडाइक के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी यसार सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है थार्नडाइक के सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। याद रखना है आपको, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की बात की जाएगी तब भी थार्नडाइक के सिद्धांत की ही बात की जाएगी। इसके अलावा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत, ये थार्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम हैं। इनको आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थार्नडाइक का प्रयोग। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली के ऊपर किया। किसके ऊपर किया? कभी कभी इनका प्रयोग भी पूछ लिया जाता है सीटेट के एग्जाम में। तो थार्नडाइक का प्रयोग भूखी बिल्ली के ऊपर था, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? जब भी पूछा जाएगा थार्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली के ऊपर किया। कई बार बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा, लक्ष्य प्राप्त किया। बिल्ली कैसी थी? बिल्ली भूखी थी। कई बार
बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा, लक्ष्य प्राप्त किया। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है। यही इसका हल निकलता है। अनुक्रिया द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। हमने आपको बताया कि थार्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली के ऊपर किया। उन्होंने अपना प्रयोग कैसी बिल्ली के ऊपर किया? भूखी बिल्ली के ऊपर किया। भूखी बिल्ली को एक जालीदार उलझन बॉक्स में बंद कर दिया। इस पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार लगाया गया था कि उसकी चटकनी दबने पर दरवाजा खुल जाता था। इस पिंजड़े के बाहर मछली का टुकड़ा एक प्लेट में रख दिया गया था। यह मछली का टुकड़ा पिंजड़े की जाली में बिल्ली को दिखाई देता था। भूखी बिल्ली के लिए वह मछली का टुकड़ा उद्दीपक था। इस उद्दीपक को देखकर भूखी बिल्ली उस टुकड़े को देखकर व्याकुल हो गई और उसने उसे खाने के लिए बाहर निकलने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। उसने पिंजड़े से बाहर निकलने के प्रयास शुरू कर दिए। पिंजड़े की स्थिति को न जानने के कारण बिल्ली इधर उधर हाथ पैर मारती रही। कभी वह दरवाजे को अपने पंजों से खरोचती और कभी हिल सकने वाली वस्तुओं को धक्का देती। संयोगवश उसका पंजा चटकनी यानी जो लीवर था उस पर पड़ गया, जिससे दबाव से लीवर दब गया और दरवाजा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर मछली के टुकड़े को खाकर अपनी भूख को शांत की। यह प्रयोग बिल्ली पर अनेक बार दोहराया गया। हर बार दरवाजा खोलने में होने वाली त्रुटियों की संख्या कम होती गई और अंततः एक ऐसी स्थिति आ गई जब बिल्ली बिना कोई त्रुटि किए ही प्रथम प्रयास में दरवाजा खोलने में सफल हो गई। इस प्रकार उत्तेजक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया तथा बिल्ली पिंजड़े को दरवाजा खोलना सीख गई। यही प्रयोग थार्नडाइक महोदय ने किया। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे बिल्ली कैसी थी? बिल्ली भूखी थी। बिल्ली भूखी थी जो कि रिस्पॉन्स थी। मछली कैसी थी? मछली मृत थी। मछली मृत थी जो कि उद्दीपन थी, स्टिमुलस। अब हम बात करेंगे थार्नडाइक के सीखने के नियम। थार्नडाइक ने सीखने के दो नियम दिए, पहला मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। सबसे ज़्यादा तो मुख्य नियम सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसके अलावा गौड़ नियम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको दोनों ध्यान रखना है। तो थार्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए। हमने बताया आपको थार्नडाइक ने कितने नियम दिए? थार्नडाइक ने 2 नियम दिए, एक पहला मुख्य नियम, दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम इन्होंने 3 बताए, कौन कौन से? पहला प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम किसने बताए? थार्नडाइक महोदय ने बताए। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्परता के नियम की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? तत्परता के नियम की। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। इच्छा न होने पर प्राणी डर के मारे पढ़ने अवश्य बैठ जाता है, लेकिन वह कुछ सीख नहीं पाएगा। तत्परता ही बालक के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होती है। तत्परता ही बालक को ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होती है। सीखने के इस नियम का अभिप्राय है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसे आनंद आता है और वह उसे शीघ्र सीख लेता है
तथा जिस कार्य को करने के लिए वह तैयार नहीं होता है और उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह झुझला जाता है और उसे शीघ्रता से सीख भी नहीं पाता है। अब हम बात करते हैं अभ्यास के नियम की। इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार दोहराने से वह याद हो जाती है। किसी क्रिया को बार बार करने या दोहराने से वह याद हो जाती है और छोड़ देने पर या ना दोहराने से वह भूल जाती है। इस प्रकार वह नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग न करने पर आधारित है। उदाहरण के अनुसार हम आपको बताते चलें, कविता और पहाड़ी याद करने के लिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है तथा अभ्यास के साथ साथ उपयोग भी में भी लाना पड़ता है। ऐसा न करने पर सीखा हुआ कार्य भूलने लगता है। अब हम बात करते हैं प्रभाव के नियम की। किसकी? प्रभाव के नियम की। थॉर्नडाइक ने यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है। थॉर्नडाइक का यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है। इस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं और जिसमें सुख और संतोष प्राप्त होता है उसे ही व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने से कष्ट होता है और दुख प्राप्त होता है उसे व्यक्ति नहीं दोहराता है। इस प्रकार व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसे लाभ मिलता है तथा संतोषप्रद प्राप्त होता है। संक्षेप में, जिस कार्य के करने से पुरस्कार मिलता है उसे सीखते हैं और जिस कार्य को करने से दंड मिलता है उसे नहीं सीखा जाता है। यही प्रभाव का नियम है। अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के गौण नियम की। हमने आपको बताया थॉर्नडाइक ने दो प्रकार के नियम दिए। पहला मुख्य नियम, जो कि पहला तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है। दूसरा गौण नियम। गौण नियम को थॉर्नडाइक ने 5 बताए। इसका नाम आपको ध्यान रखना है। गौण नियम के नाम को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा गौण नियम नहीं है। तो जब आपको ये 5 गौण नियम याद रहेंगे तो आपको आसानी होगी एग्जाम्स में क्वेश्चन हल करने के लिए। तो गौण नियम जो थॉर्नडाइक ने बताए, पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम और चौथा आत्मीकरण का नियम, अंतिम सहचर्य का नियम। इन्होंने कौन कौन से नियम बताए? सबसे पहले इन्होंने बहुप्रतिक्रिया का नियम बताया, इसके बाद मनोवृत्ति का नियम बताया, आंशिक क्रिया का नियम बताया, आत्मीकरण का नियम बताया, सहचर्य का नियम इन्होंने बताया। हमने आपको बताया थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक ने नियम भी दिए, सिद्धांत के अलावा इन्होंने नियम भी दिए, जिसमें इन्होंने 2 नियम दिए। कौन कौन से? मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम 3 प्रकार के नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौण नियम में इन्होंने बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और आत्मीकरण का नियम तथा सहचर्य का नियम दिए। इतनी सारी बातें आपको थॉर्नडाइक में याद रखनी है। अब हम बात करेंगे पावलोव, इवान पी पावलोव। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत दिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पी पावलोव 1904 नामक रूसी शारीरिक मनोवैज्ञानिक यानी फिजियोलॉजिस्ट इस सिद्धांत का प्रतिपादन यानी जो पावलोव ने जो सिद्धांत दिया उसका प्रतिपादन इवान पी पावलोव ने 1904 में किया। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के थे। रूस के मनोवैज्ञानिक इवान पी पावलोव थे। ये फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। हमने थॉर्नडाइक को बताया, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पर किया। जबकि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया? पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। इन्होंने
कुत्ते की लार ग्रंथियों का अध्ययन किया। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते की लार ग्रंथियों पर अध्ययन करके किया। इन्होंने पहचान क्रिया पर भी शोध किए। पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी अनुबंधन के जनक की बात की जाएगी तो इवान पी पावलोव। अनुबंधन के जनक कौन है? अनुबंधन के जनक इवान पी पावलोव महोदय हैं। अनुबंधन यानी पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। अनुबंधन के बारे में हम आपको बता दें, पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। उदाहरण के लिए विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना अनुबंधन कहलाता है। अब हम बात करते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में, पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम। पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम। अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव के सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और एक नाम जो अंग्रेजी में आपको पूछ के लिया जाता है, भले ही हिंदी में लिखकर आ जाए, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लासिकल कंडीशनिंग कभी कभी हिंदी में ऐसे लिख के, जैसे लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखकर आ जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत इवान पी पावलोव महोदय ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। हमने आपको बताया पावलोव के सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत आदि नामों से पावलोव के सिद्धांत को जाना जाता है। पावलोव के सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन या परंपरागत सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। अब हम देखते हैं पावलोव का प्रयोग। पावलोव ने अपना प्रयोग भूखे कुत्ते के ऊपर किया। पावलोव ने एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और कुत्ते के भूखे होने की वजह से उसके मुंह से लार आ जाती थी। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले ही घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिन तक दोहराई गई तो यह देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो जाती थी। पावलोव के अनुसार कुत्ता घंटी की आवाज पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज उद्दीपन किसका काम करती थी? घंटी की आवाज उद्दीपन का कार्य। लार के स्राव अनुक्रिया के बीच नया साहचर्य कायम हुआ जिसे अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। पावलोव ने जो देखा, उन्होंने पाया कि कुत्ता घंटी की आवाज पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज उद्दीपन स्टिमुलस लार के स्राव अनुक्रिया के बीच नया साहचर्य कायम हुआ जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। इस प्रयोग को 3 चरणों में किया। कितने चरणों में किया? पावलोव ने अपना प्रयोग 3 चरणों में किया। प्रथम चरण में भोजन, जो कि स्वाभाविक उत्तेजक था। भोजन कैसा उद्दीपक था? स्वाभाविक उत्तेजक था। इसके बाद लार का टपकना
स्वाभाविक अनुक्रिया थी। लार का टपकना कैसी थी? लार का टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया थी। हमने आपको जो पावलोव ने 3 चरण बताए उसमें से पहला भोजन, भोजन को देखने के बाद लार का टपकना जो कि स्वाभाविक अनुक्रिया है, भोजन स्वाभाविक उत्तेजक है। दूसरे चरण में इन्होंने क्या पाया? द्वितीय चरण में इन्होंने पाया कि घंटी बजाई गई और भोजन दिखाया गया। इसके बाद क्या हुआ? लार का टपकना शुरू हो गई, घंटी बजाना जो कि अस्वाभाविक उत्तेजक का काम करती थी। तृतीय चरण में इन्होंने क्या किया? तीसरे चरण में इन्होंने घंटी बजाई, अस्वाभाविक उत्तेजक, और लार का टपकना शुरू हो गया। यानी केवल घंटी बजाने से ही लार की टपकना शुरू हो गई। भोजन को नहीं दिखाया गया, केवल घंटी बजाने मात्र से ही कुत्ता ये समझ गया कि भोजन मिलने वाला है। बिना भोजन दिखाए ही मात्र घंटी की आवाज़ से ही उसकी लार टपकने लगी। ये तो 3 चरण थे जो पावलोव ने अपने प्रयोग में बताए। अब सबसे लास्ट में हम चर्चा करेंगे बीएफ स्किनर के सिद्धांत की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट के एग्जाम के लिए। बीएफ स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जब भी इसकी बात की जाएगी तो समझ लीजिए कि स्किनर की बात हो रही है। कभी कभी यह एग्जाम में पूछा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर महोदय ने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बीएफ स्किनर थे। स्किनर ने सफेद चूहों और कबूतरों पर अधिगम के सर्वाधिक प्रयोग किए। बीएफ स्किनर ने किस किस पर प्रयोग किए? सफेद चूहों और कबूतरों पर अपना सबसे अधिक प्रयोग किया। इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझाने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर प्रयोग किए, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग इनका चूहा और कबूतर पर रहा। सर्वाधिक प्रयोग इनका किस पर रहा? चूहों और कबूतरों पर इनका प्रयोग सर्वाधिक रहा। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, हमने आपको क्लासिकल कंडीशनिंग बताया जो कि पावलोव ने दिया था, और स्किनर के सिद्धांत को ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी कहते हैं। जब भी ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की जाएगी तो स्किनर के सिद्धांत की बात हो रही है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की। लेकिन जब क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की जाएगी तो पावलोव की बात की जाएगी। इसको आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया? क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव महोदय ने दिया, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी किसने दिया? स्किनर महोदय ने दिया। तो बात कर रहे हैं हम स्किनर की। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। उसके अन्य नाम भी हैं, जैसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? यह बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत आपको रट लेना है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, आरएस थियरी। स्किनर के सिद्धांत को आरएस थियरी के नाम से भी जाना जाता है। आरएस थियरी हमने आपको बताया। नैमित्तिक अनुबंधन को आपको भूलना नहीं है। इसके अलावा
आरएस थियरी, आर टाइप थियरी आदि नामों से स्किनर के सिद्धांत को जाना जाता है। स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम भी कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं स्किनर का प्रयोग। स्किनर ने, हमने आपको बताया कि स्किनर ने सर्वाधिक प्रयोग चूहों और कबूतरों पर किया, तो हम देखते हैं स्किनर का चूहों पर प्रयोग। स्किनर ने अपना प्रथम प्रयोग सफेद चूहों पर 1938 ईस्वी में किया। इस प्रयोग के लिए स्किनर ने एक भूखे चूहे को बार प्रोसेसिंग ऑपरेटर्स बॉक्स में बंद कर दिया। प्रारंभ में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा तथा उछल कूद करता रहा। इन्हीं गतिविधियों में बॉक्स का लीवर दब गया तथा घंटी की आवाज के उपरांत भोजन की तस्तरी में भोजन का टुकड़ा आ गया। चूहा भोजन को देखकर उसे खा लेता है। इस प्रकार के कुछ प्रयासों के बाद चूहा लीवर दबाकर तस्तरी में भोजन गिराना सीख लेता है। चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स और उसे भोजन प्राप्त होना उद्दीपक, भोजन प्राप्त होना या स्टिमुलस, जबकि विभिन्न मार्गों से होकर गुजरना एक अनुक्रिया और उसे भोजन प्राप्त होना उद्दीपक तथा प्रोत्साहन है, इसलिए उसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार यानी ऑपरेंट बिहेवियर उद्दीपक स्टिमुलस पर आधारित ना होकर अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स पर आधारित होता है। एक बार पुनः समझें कि जो प्रयोग चूहे पर स्किनर महोदय ने किया उससे निष्कर्ष क्या निकलता है। उसके निष्कर्ष यह निकलता है क्रिया प्रसूत व्यवहार यानी ऑपरेंट बिहेवियर उद्दीपक यानी स्टिमुलस पर आधारित न होकर अनुक्रिया यानी रिस्पांस पर आधारित होता है। चूहा अनुक्रिया करता है, भोजन पुनर्बलन किसका काम करता है? रिस्पांस यानी पुनर्बलन का कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं पुनर्बलन की। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं जो कि रिलेटेड है स्किनर के सिद्धांत से। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, पहला सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन। प्राणी या सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो वह प्राणी क्रिया को दोहराता है। प्राणी को यह सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो वह क्रिया को दोहराता है। स्किनर ने चूहों और कबूतरों को प्रयोग किए। उसने चूहों को विशेष प्रकार के सीखने के लिए उनकी अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने पर सफलता प्राप्त की। हमने आपको बताया कि पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। जब सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, जब नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह क्रिया को नहीं दोहराता है। स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए। उसने चूहों को विशेष व्यवहार को सीखने के लिए उनकी अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें विशेष पुनर्बलन देकर निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए। उसने चूहों को विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। आशा है कि जो बातें आज हमने क्विक रिवीजन में पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में बताई, आप इसको देखकर ही एग्जाम में जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक